सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Hello everyone, welcome to Mantra Learning. Residential status of an individual in tax planning. लेक्चर 2 आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन जो थी वो लेक्चर 1 में डिस्क्राइब की थी और कंडीशन का जो एक्सप्लेनेशन था वो इजीली हमने समझा था। तो वही कंडीशन का यूज़ करके हम आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में डिटेल्स को पढ़ लेते हैं क्या क्या डिटेल्स हमें प्रोवाइड की है वो। मिस्टर रमेश भंडारी इज अ फॉरेन सिटीजन एंड इज नॉट इंडियन ओरिजिन। तो देखो यहाँ पे पहले ही हमें प्रोवाइड किया हुआ है कि जो रमेश भंडारी है वो इंडियन सिटीजन है, वो इंडियन ओरिजिन नहीं है। सॉरी, फॉरेन सिटीजन है, वो इंडियन ओरिजिन नहीं है। ठीक है, ही इज प्लानिंग टू कम टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। अब समझो यहाँ पे क्वेश्चन आपको, ही इज प्लानिंग, वो इंडिया में है नहीं बट वो इंडिया में आने का प्लानिंग कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर 24-25। ही हैड प्लान्ड टू स्टे इन इंडिया फॉर 62 डेज। उसके पास प्लान था कि वो 62 डेज इंडिया में प्रेजेंट रहेंगे। फॉर इज टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो क्या होगा, अब इतने डिटेल से आप समझो कि हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, बेसिक कंडीशन चेक करनी है। बेसिक कंडीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन थी 182 डेज, सेकंड वाली कंडीशन थी 60 एंड 365 फॉर 4 ईयर्स। बट उसका एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन के अंदर 3 जो पॉइंट थे वो किसके लिए थे, जो इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन हो उसके लिए। तो इसके लिए तो ये होगा ही नहीं क्योंकि ये फॉरेन सिटीजन है, तो एक्सेप्शन देखने ही नहीं है हमें। तो 2 कंडीशन यानी कि 182 में तो ये नहीं फॉल होता पर 60 वाले में फॉल होता है, 62 होता है, हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें सीधा क्वेश्चन में ये पता चल जाएगा, सीधा फिर हमें उसको कॉम्पिटिशन बनाने में इजी रहेगा। ठीक है, डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आप डिसाइड करिए 25-26 असेसमेंट ईयर का, और फिर गिव योर ओपिनियन टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के हिसाब से हमें उसको टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर एक ओपिनियन देना है। ठीक है, आगे और डिटेल प्रोवाइड की है। द इंफॉर्मेशन अबाउट इज विजिट टू इंडिया फॉर लास्ट ईयर्स एज फॉलोज, यानी कि 14-15 से वो कभी कभी इंडिया के अंदर आता है और उसका 23-24 तक का जो स्टे है, कितने दिन वो इंडिया में रहे हैं, वो हमें यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, हीज एस्टिमेटेड इनकम विल बी एज फॉलोज। अब उसकी इनकम भी यहाँ पे प्रोवाइड की है। अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो 13,05,000, अगर वो रेजिडेंशियल स्टेटस का है उसका तो 865, और नॉन रेजिडेंट है तो भी 865। डिस्क्राइब कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सेविंग ऑफ हिम, आपको उसको टैक्स सेविंग किस तरीके से करना है वो भी दिखाना है। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको होना चाहिए कि अगर ये इनकम अलग अलग क्यों है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का इतना, रेजिडेंट का इतना और नॉन रेजिडेंट का इतना, तो यही तो टैक्स प्लानिंग है रेजिडेंशियल स्टेटस के थ्रू। टैक्स प्लानिंग क्या है, तो हर एक इनकम जो होती है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो चाहे इंडियन इनकम हो या फिर फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम। तो जिस तरीके से रेजिडेंशियल स्टेटस होता है उस हिसाब से ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल इन इंडिया।
वो चाहे इंडिया की इनकम हो या फिर आउटसाइड इंडिया की इनकम हो। सेकंड, रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम्स आर ऑल टैक्सेबल, एंड जो कोई बिजनेस का मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है बट वो चल रहा है आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो उसकी इनकम भी उसके लिए यहाँ पे टैक्सेबल है। आउटसाइड इंडिया की कोई भी इनकम उनके लिए टैक्सेबल नहीं है, सिवाय ए बिजनेस जिसका मैनेजमेंट इंडिया से कर रहा है। और थर्ड, नॉन रेजिडेंट, उसके लिए ओनली एंड ओनली इंडियन इनकम ही टैक्सेबल है। तो हमें रेजिडेंस स्टेटस जो है वो डेज के हिसाब से डिसाइड करना है। इनकम को आप रोक नहीं सकते हो, इंडिया की इनकम भी हो सकती है, आउटसाइड इंडिया की भी इनकम हो सकती है। तो टैक्स प्लानिंग हमें इस तरीके से करना है कि उनकी इनकम कितनी है, बराबर, उनकी इनकम के हिसाब से रेजिडेंशियल स्टेटस हमें कितना रखना वो हमारे एंड पे है कि भाई आप इतने दिन इंडिया में रहो या ना रहो, वो हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लानिंग वहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन पे जाते हैं, तो प्लानिंग किस तरीके से हम इसको दे सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो भी सिचुएशन यहाँ पे प्रोवाइड की है उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। कॉम्पिटेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ रमेश भंडारी इफ ही स्टे इन इंडिया फॉर 62 डेज। 62 डेज का उसका प्लानिंग था, तो पहले उनका प्लानिंग जो है उस हिसाब से हम देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो 24-25 प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर 25-26। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे है वॉज इज प्रेजेंट इन इंडिया 60 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 days फॉर प्रेजेंटिंग 4 years। देखते हैं, यस 24-25 में तो वो 62 डेज प्रेजेंट है, तो ये पहली कंडीशन तो हो गई। अब देखते हैं लास्ट 5 years, यानी कि देखो 24-25 से हम लास्ट 4 year में देखना है, तो हम पीछे रिवर्स में जाएंगे 23-24, 22-23, 21-22 एंड 20-21। तो ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ ही था। लास्ट हम 4 year का देखने जाए तो 90, 90, 90 एंड 95, ये 4 साल का। तो इसका टोटल कर लेते हैं, कितना मिल जाता है टोटल। टोटल मिल जाता है यहाँ पे 365। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, यस सर हो गई। तो ये क्या बन जाता है, रेजिडेंट। अब रेजिडेंट बन जाता है तो वहाँ पे रुकना नहीं है, आगे भी चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नहीं। तो एडिशनल कंडीशन दी, एडिशनल कंडीशन फॉर ordinary resident, not additional resident. Additional condition for ordinary resident, ठीक है। तो पहली कंडीशन थी वॉज ही बिकम रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 years ड्यूरिंग द प्रीवियस 10 प्रेसिडिंग ईयर्स, ड्यूरिंग 10 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में हमें पिछले सालों का भी डेटा दिया हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पे देखो, एक 10 ईयर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का डेटा दिया है, तो 185 डेज ये हो गया रेजिडेंट। यहाँ पे 182 डेज से ज़्यादा है, बराबर। और इसमें देखते हैं चलो 90 डेज 60 डेज से ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 ये 365 भी हो गया, तो इसमें भी हो गया। तो देख सकते हैं ऐसे ही कि हम यहाँ पे वो 2 साल के लिए रेजिडेंट है, उसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई भी 2 साल यहाँ पे लिख सकते हैं। यस ही बिकम रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर 22-23 एंड 21-22। आप ऐसे ही कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, बट आपको कंडीशन दिमाग में होनी चाहिए। सेकंड वन इज वॉज ही टोटल स्टे इन इंडिया फॉर 730 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर, बराबर है, वॉज हिज टोटल स्टे। चलिए देखते हैं, पिछले 7 सालों का तो डेटा है हमारे पास, 4 साल का तो हमने यहाँ पे टोटल कर लिया। ये देखो 2021 का तो हमने टोटल कर लिया ना, यहाँ पे 4 का 365 है। तो आगे चलते हैं 1920 का, 18-19 और 17-18 हो गया 3 साल और, तो उसका 365 है और इसका भी 365 है, यस 730 डेज हो गया। तो हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ ही स्टे इन इंडिया फॉर 62 डेज। तो उन्होंने प्लान करके रखा है कि मैं इंडिया में 62 डेज रहूंगा, तो अगर वो 62 डेज रहेंगे तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे तो उनकी इनकम हो जाएगी 13,05,000। तो टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा ही आएगी, ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स। तो अब क्या कर सकते हैं इनके लिए,
तो इनके लिए हम टैक्स पहले कैलकुलेट कर देते हैं, क्या क्या उनका टैक्स का वैल्यू आता है वो देख लेते हैं। चलिए ओल्ड रेजिम में चलते हैं, क्योंकि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना, तो उनका इनकम ये लेंगे हम 13,05,000। तो सबसे पहले 2,50,000 के लिए क्या हो जाएगा 0, फिर दूसरे 250 पे 5% यानी कि 12,500, फिर नेक्स्ट 5 लाख पे 20 और 30, जो भी 10 लाख से ज़्यादा है यानी कि 3,05,000 जो है उस पर आएगा 91,500। और ये हो गया। और टैक्स फिर उसमें ऐड हो जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, ये 4% जो है वो इसका होगा 2,04,000 का 4%, 8160। सो टोटल टैक्स लाइबिलिटी उनकी बन जाएगी 2,12,160। न्यू टैक्स रेजिम में चलते हैं, न्यू टैक्स रेजिम में चलते हैं तो पहले 3 लाख 0, नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, उसके बाद के 3 लाख पे 10%, फिर 3 लाख पे 15%, यानी कि ये देखो 3 3 3 3 12 लाख हो गया। अब उसके ऊपर का जो भी है यानी कि 13,05,000 है ना, तो 12 लाख तक कोई आ गया, उसके बाद जो होता है उसके ऊपर क्या होता है 20%, यानी कि इसके बाद का स्लैब जो है वो है 3 लाख पहले था, फिर 3 लाख से 6 लाख तक था, फिर 6 से 9, फिर 9 से 12, 12 से 15, 12 से 15 के बीच का था 20% रेट। तो ये 20% के हिसाब से इस तरीके से आ जाएगा 1,11,000, और हेल्थ एजुकेशन से ऐड करके टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी 1,15,440। तो न्यू और ओल्ड का अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनके लिए न्यू रेजिम जो है वो बेटर रहेगी, क्योंकि वहाँ पे टैक्स उनका कम आ रहा है। ठीक है ना। अब देखते ही उसका रेजिडेंशियल स्टेटस अगर नॉन रेजिडेंट होता या फिर रेजिडेंट होता तो क्या होता। दोनों में एक ही इनकम है 865। फटाफट से करते हैं। 2,50,000 पहला क्या हो गया नील, फिर 5% यानी कि 12,500, फिर 865 है यानी कि 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो सेकंड स्लैब तक की उनका आएगा 365 और 20%। देखो ये आपको यहाँ पे मैं सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो जो स्लैब है हमारा, हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें देखो पहला जो स्लैब ओल्ड रेजिम में देखे तो क्या था 250, फिर था 2.5 से लेके 5 लाख, फिर था 5 लाख से लेके 10 लाख, और फिर था 10 लाख से ज़्यादा। तो हमें देखना है पहले हमारी इनकम जो है वो कौन सा स्लैब तक है, तो इस स्लैब तक है। ठीक है। अब क्या करना है कैलकुलेशन करने के लिए, तो हमें एक सेट लिख लेना है 8,65,000। अब पहला क्या कौन सा आ गया 2,50,000, तो यहाँ से माइनस कर दीजिए आप 2,50,000, कितना बचा वो आप लिख लेना यहाँ पे। तो 2,50,000 का टैक्स तो क्या हो गया नील। अब जो है 5 लाख तक यानी कि दूसरा भी 2.5 लाख पे हम कैलकुलेट करेंगे तो आ गया वो 12,500। अब 5 लाख तक हो गया है, अब इस स्लैब में आता है पर 10 लाख तक नहीं है, तो हमें जो टोटल इनकम है उसमें से हमें दूसरे 2,50,000 माइनस करने, यानी कि 5 लाख हमने यहाँ से माइनस कर दिया, तो बाकी क्या बचा 3,65,000। तो हमारा जो स्लैब लास्ट वाला है उसमें हम कितना टैक्स कैलकुलेट करेंगे 3,65,000 का जो भी रेट है वो, इस हिसाब से हम स्टेप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। चलो अभी इसी को सेम हम समझते हैं न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। न्यू टैक्स रेजिम के स्लैब भी हमें पता है 3 लाख, 3 लाख का पैक जो है वो, यहाँ पे देखो उनका टैक्स कितना बन जाता है 88,920, और हमने देखा पहले यहाँ पे कितना था 2 लाख, कितना फ़र्क आ रहा है देखो, बराबर है। बहुत ज़्यादा टैक्स आता है अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में जाए तो न्यू टैक्स रेजिम का जो स्लैब है यहाँ पे समझते हैं, पहला था 3 लाख, फिर 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 से ज़्यादा। ओके, तो हमारा जो टैक्स है वो 865 यानी कि कहाँ तक आता है यहाँ तक। तो पहले 3 लाख माइनस कर दिया हमने, दूसरे 3 लाख उसका 5% यानी 6 लाख माइनस हो गया, बाकी कितना बचा यहाँ तक तो पूरा हो जाएगा, पर इसके अंदर पूरा नहीं है, 9 लाख तक नहीं है, 9 लाख से कम है,
अभी जो हमारी टोटल इनकम है उसमें से मुझे ये 2 स्लैब तक यानी कि 6 लाख माइनस करना है, तो इसका मुझे अमाउंट मिल जाएगा 265 का 10% ये हो गया। इसका टैक्स बन जाता है 41,500 और हेल्थ एजुकेशन सेस जो है 4%, तो टैक्स पेबल आ जाते हैं यहाँ पे देखो 43,000, इससे भी 50%। ठीक है, तो अगर ये नॉन रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट का जो है वो रखते हैं स्टेटस, तो देख सकते हैं आपके उस टैक्स में कितना फर्क पड़ता है। तो यही तो टैक्स प्लानिंग का जादू है, टैक्स बचाना है, टैक्स अवॉइड नहीं करना, टैक्स चोरी नहीं करना है, टैक्स का प्लानिंग करके टैक्स कैसे कम आवे वो हमें देखना है। तो हमें यहाँ पे ओपिनियन देना है, हमें क्या ओपिनियन देंगे अभी, he should maintain his residential status non resident for the financial year 24-25। अगर उनको टैक्स सेविंग करना है तो उनको अपना जो रेजिडेंट स्टेटस है वो स्टेटस नॉन रेजिडेंट रखना पड़ेगा, बराबर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। और उसके लिए क्या करना है उनको, तो फॉर दिस ही शुड रिड्यूस हिज स्टे इन इंडिया फ्रॉम 62 डेज टू 59 डेज। उन्होंने प्लानिंग जो किया था 62 डेज इंडिया में रहने का, तो अभी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करके उसको 59 डेज करना पड़ेगा। 59 डेज वो रहेंगे तभी वो नॉन रेजिडेंट बनेंगे। कैसे, चलो समझते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे डिसाइड किया, तो यहाँ पे 62 डेज आया तभी तो हमने वापस लास्ट ईयर का देखा, और उनका प्लानिंग 24-25 में आने का है। उससे पहले ईयर का तो वो स्टे हो चुका है, उसके अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर 61 डेज होगा तो भी ये यस आ जाता, 60 डेज होता तो भी ये यस आ जाता, बट 59 डेज होता तो फिर ये सब इरिलेवेंट हो जाता, क्योंकि पहले ये होना चाहिए 60 डेज। तो इसीलिए अगर वो 59 डेज का प्लानिंग करते हैं इंडिया में रहने का, तो उनका स्टेटस जो है वो नॉन रेजिडेंट बनता और उनको टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम होती। So reduce tax liability he has planning to stay in India for 59 days। ये हमारा ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से टैक्स प्लानिंग ऐसे कर सकते हैं और टैक्स सेविंग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड